बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 पढ़ते हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी आनुवंशिकता और विकास। जैसे कि इस अध्याय का नाम है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता, कि हमारी जो शक्ल है वो हमारे पेरेंट्स से कैसे मिलती है। तो यही हेरिडिटी होती है कि जो जीन्स होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं, और जो गॉड ऑफ जेनेटिक्स है या फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो मेंडल नाम के साइंटिस्ट थे। जैसे कि आपको फ़ोटो दिख रहा है, उन्होंने मटर के पौधे से जीन्स को ट्रांसफ़र होते हुए देखा कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, अगर दूसरी पीढ़ी में भी वो प्रभावी नहीं होते हैं तो नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर वो ज़रूर दिखाई देते हैं। तो जीन्स है फादर मदर से कैसे बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और पौधों के अंदर भी कैसे होता है। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ते हैं, कुछ की टर्म्स पढ़ेंगे जो हमें याद रखनी है इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। सबसे पहले है हेरिडिटी, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या है? जब जीन्स हमारे कुछ कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, तो वो आनुवंशिकता कहलाता है। दूसरा है इवोल्यूशन, विकास कैसे होता है, एक नई स्पीसीज़ कैसे डेवलप होती है। ये एक दिन का काम नहीं होता, ये आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स हैं। वो एक प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें जब ग्रेजुअल लगातार उसमें जब बदलाव आता रहता है तो आपको मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद एक नई स्पीसीज़ है वो उत्पन्न होती हुई एक नई स्पीसीज़ का प्रोडक्शन होता है, दिखाई देती है, उसको हम विकास कहते हैं। नेक्स्ट आता है डीएनए। डीएनए क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है जिसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और इसका कार्य क्या है? डीएनए के अंदर जो जीव में जो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन कैरी आउट होती है वो डीएनए के थ्रू होती है। हमारी शक्ल हमारे पेरेंट्स से मिलती है, या एक दूसरे के साथ हम कैसे कनेक्टेड फील करते हैं, वो डीएनए के कारण ही हमारे ऑर्गेनिजम्स में जो जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन है वो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती है। नेक्स्ट आता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन अगर आप देखोगे फिगर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लिक एसिड का, और इसके अंदर प्रोटीन फाइंड आउट होती है। सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटीन होती है और उसमें थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर है उनको क्रोमेटिन कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है? ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम्स जहाँ लिखा है उसमें आप ध्यान से देखेंगे, ये जो आपको दिख रहा है दो सोलेनाइड लूप जहाँ लिखा हुआ है, क्रोमोसोम्स है, पेयर के अंदर होते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए किसी भी कोशिका के न्यूक्लियर के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन है, जो कि इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। अब जीन क्या है? ये हमारी जो आनुवंशिकता का एक यूनिट है, हेरिडिटरी का यूनिट है, जो कि पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर जीन जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो ट्रांसफ़र करता है। जैसे आपके पेरेंट्स का जो ईयर लोब है, जो कान है, और आपके कान मैच करते हैं, तो वो जीन्स की वजह से है कि उनके जीन्स आपके अंदर ट्रांसफ़र हुए, और इस तरह की जो करेक्टर्स हैं वो आपकी शरीर के अंदर भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है एलील। क्या है? एलील भी जीन का ही ऑल्टरनेटिव होता है। जो जीन होते हैं, जैसे मैंने कहा टॉल, अगर मैं कहती हूँ टॉल है तो टॉल में जो पेयर्स होंगे एक मेंबर के उनको एलील बोलते हैं, जो स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स के अंदर ही लोकेटेड होते हैं। और एलील दो तरह के होते हैं, एक होता है डोमिनेटेड, एक होते हैं रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब प्रभावी, जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं पेरेंट्स से बच्चों के अंदर, जो लक्षण जाते हैं और शो होते हैं, हमें कहते हैं कि आपकी शक्ल आपकी मदर से मिलती है, फादर से मिलती है। तो वो किस कारण होता है? क्योंकि वो डोमिनेंट एलील है, जो अल्टरनेटिव जीन है जो क्रोमोसोम्स के अंदर लोकेटेड होते हैं वो दिखाते हैं। और एक होता है रिसेसिव। ऐसा नहीं कि आपकी शक्ल आपकी मदर से मिल रही है लेकिन फादर के जीन्स नहीं है, फादर के भी हैं, वो रिसेसिव हैं, अप्रभावी हैं। तो जो स्पेशल ट्रेट दोनों पेरेंट्स से जाते हैं, एक प्रभावी होता है और एक अप्रभावी होता है। उसके बाद आता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? जैसे मैंने अभी भी बात की कि टॉल एक वर्ड है, तो टॉल ये अपीयरेंस उस ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही अगर दिखाई देती है इस तरह की करेक्टरिस्टिक्स की, कोई बौना है, कोई लंबा है, कोई गोरा है, कोई काला है, तो ये जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखाई देती हैं उनको हम फिनोटाइप बोलते हैं। नेक्स्ट आता है जीनोटाइप। ये जीन्स होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते, ये जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे टॉल है, टॉल के लिए दो एलील हैं इसके अंदर, पेयर में होती है एलील हमेशा,
गैमेट्स की फॉर्म में कैपिटल टी टॉल कहलाएगा। अगर एक भी प्रभावी लक्षण है और एक अप्रभावी लक्षण है तो भी वो प्रभावी लक्षण का ही पार्ट होगा, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर बोना है तो उसमें दोनों ही स्मॉल टी आएंगे। उसके बाद आता है जो जीनोटाइप्स के अंदर जो लक्षण हैं जो पहली पीढ़ी में जाते हैं उसको F1 जनरेशन बोलते हैं, कि जब दो पेरेंट्स आपस में क्रॉस करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उनकी जो संतान पैदा होती है उसको हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन बोलते हैं, मतलब पहली अपीयरेंस, जो पहली जनरेशन पीढ़ी जो आई उसको F1 जनरेशन। उसके बाद F2 जनरेशन क्या है, फिर जो F1 अगर सेम क्रॉस करे, सेम ही F1 जनरेशन की जो संतान है वो अपने आप में अगर क्रॉस करे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, तो जो सेकंड प्रोगेनी आती है, सेकंड पीढ़ी जो आती है उसके अंदर सेकंड फीलियल जनरेशन या F2 जनरेशन कहते हैं। यहाँ पे हम मटर के पौधे का एग्जांपल ले सकते हैं। माना कि आपने दो पौधे लिए, एक टॉल है एक स्मॉल है, तो जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें सारे पौधे टॉल दिखाई दिए, उसमें स्मॉल है वो रिसेसिव ट्रेट हो गया, रिसेसिव एलील है उसके अंदर, वो दिखाई नहीं दी। लेकिन अगर उन्हीं पौधों को सेम सेल्फ पोलिनेशन या सेम फर्टिलाइजेशन कराया जाए, उनका निषेचन हो, तो जो नेक्स्ट पीढ़ी में जो देखा गया, मेंडल ने क्या देखा कि 1:2:1, मतलब 3 पौधे टॉल थे और एक पौधा बोना था। इसका मतलब एक जनरेशन में अगर कुछ लक्षण दिखाई नहीं देते तो सेकेंड जनरेशन में अवश्य दिखाई देंगे। तो इस तरीके से F1 F2 जनरेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, जो एलील होती हैं उनकी जो कॉपी है, उनकी जो एक तरह से कॉपी प्रेजेंट होती है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे मैंने बताया कि अगर टॉल प्लांट है तो कैपिटल टी सेम एलील है, और स्मॉल है तो स्मॉल टी है, तो उनको होमोजाइगस बोलेंगे। और हेट्रोजाइगस में क्या होता है, एक एलील, एक गैमेट कैपिटल टी और एक स्मॉल है, दो का एक पेयर है जिसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है। अलग अलग जीन्स हैं, जीन्स की जो एलील है, अल्टरनेटिव जो सीक्वेंस है जीन्स का, वो अगर डिफरेंट है तो उसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे। नेक्स्ट आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर दो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे इसमें दिख रहा है एक ग्रीन है और एक येलो है, ये होमोजाइगस हैं, सेम है इनके अंदर। लेकिन ये हेट्रोजाइगस के अंदर एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई, मतलब दोनों करैक्टर हैं, दोनों एलील हैं इसके अंदर। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, जब दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्रॉसिंग होती है, रिप्रोडक्शन होता है, तो उनमें से एक करैक्टर विजिबल दिखाई देता है, उसको मोनोहाइब्रिड कहते हैं। लेकिन डाईहाइब्रिड में क्या होता है कि दो विजिबल करैक्टर्स अगर दिखाई देते हैं तो उसको डाईहाइब्रिड कहेंगे। जैसे मोनोहाइब्रिड का एग्जांपल है टॉल एंड स्मॉल। फर्स्ट जनरेशन में सारे टॉल ही दिखाई दिए तो एक विजिबल करैक्टर था, तो मोनोहाइब्रिड था। लेकिन डाईहाइब्रिड में क्या होता है, हम दो करैक्टर भी ले सकते हैं। माना कि एक गोल बीज है और उसका रंग भी साथ में बता दें कि येलो रंग है, येलो और गोल है, तो येलो और गोल दो करैक्टरिस्टिक्स अगर उसमें विजिबल होती हैं तो उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकरण कहते हैं। अब सबसे पहला क्या है कि जो रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशंस एक्युमुलेट होती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वेरिएशंस क्या होती हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, जो ऑर्गेनिजम्स में मल्टीप्लाई होते रहते हैं, वेरिएशन दो रिप्रोडक्शन के कारण से होती हैं। पहला है रिप्रोडक्शन दो तरह के हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक के अंदर वेरिएशंस बहुत ही कम होती हैं क्योंकि डीएनए की इनएक्यूरेसी बहुत ही रेयर होती है उनके अंदर, इसलिए सेम पौधे, अगर एक गुलाब का फूल है तो उसमें पूरे अगर खेत में गुलाब बो रखे हैं तो सारे के सारे एक जैसे दिखाई देंगे। बहुत ही म्यूटेशन के टाइम पर डीएनए की कॉपिंग में एक्यूरेसी बहुत ही कम, इनएक्यूरेसी बहुत ही कम दिखाई देती है, मतलब त्रुटियां नहीं दिखाई देती उसमें, इसलिए वो एक जैसे दिखाई देते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें वेरिएशंस ज़्यादा होती हैं। जो डीएनए कॉपिंग में जो म्यूटेशन होता है, क्रोमोसोम्स के सेपरेट होते हैं, डिवीजन होता है सेल्स का, तो उसके टाइम डीएनए कॉपिंग में कुछ वेरिएशंस आती हैं, त्रुटियां ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, संतान होते हैं, उनमें बहुत सारी वेरिएशंस वो दिखाई देती हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेरिएशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, कि इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर विभिन्नताएं होंगी तो अलग अलग जो इंडिविजुअल्स होंगे वो अलग अलग तरह की एडवांटेजेस होती हैं। जैसे एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया वो एक हीट के अंदर विद स्टैंड कर सकता है, मतलब वो सर्वाइव कर सकता है हीट वेव्स में भी। लेकिन जैसे हम कहें कि पोलर बियर है जो कि बर्फ़ में रहता है, अगर उसको गर्मी के उसमें ले जाया जाए तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो
अगर वो नहीं सर्वाइव करा तो गर्मी वाले सर्वाइव करेंगे। तो वेरिएशन अगर होंगी पोलर बियर के अंदर की, कुछ मैदानी बियर हैं, कुछ पोलर बियर हैं, कुछ पहाड़ी हैं, तो इस तरीके से वेरिएशंस होंगे तो उनकी प्रजातियां मरेंगी नहीं और इस तरह से उनकी जनरेशन है वो कॉन्टिन्यूस चलती रहेगी, उनकी पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी और उनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल हैं वो भी ज़्यादा रहेंगे अकॉर्डिंग टू चेंज इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कितना भी बदलाव आ जाए, अगर वेरिएशन होंगी तो उनका सर्वाइवल पॉसिबल हो पाएगा। अब ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर दो वेरिएंट हैं। एक होता है, आप कभी भी अपने फादर मदर और अपने ईयर लॉब्स देखना, ईयर लॉब्स या तो अटैच होंगे या फ्री होंगे। जहाँ पे ईयरिंग्स हम पहनते हैं उनको ईयर लॉब्स बोलते हैं। तो ईयर लॉब्स में जो फ्री और अटैच हैं ये भी हमारे वेरिएशंस हैं जो डीएनए कॉपिंग के टाइम पर, म्यूटेशन के टाइम पर आया, और ये वेरिएशंस इंसान के अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि वेरिएशंस कैसे दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है, मेंडल ने इनहेरिटेंस का अपना बहुत काम किया, इनहेरिटेंस मतलब आनुवंशिकता के ऊपर काम किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को स्टार्ट किया प्लांट ब्रीडिंग से, कि प्लांट के अंदर ब्रीडिंग करा के उनकी एक नई स्पीसीज जो बनती हैं, कैसे हाइब्रिड करते हैं वो, और कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी करेक्टर्स हैं, क्या वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये मेंडल ने प्रूव किया, बहुत लोगों ने भी प्रूव किया, लेकिन मेंडल ने इसको सिद्ध किया, इसलिए उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया। और मेंडल ने प्लांट को सिलेक्ट किया सबसे पहले, क्योंकि जो गार्डन पी को सबसे पहले सेलेक्ट किया उन्होंने मटर के पौधे का इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग फीचर्स उसको दिखाई दिए कि किस तरह के फीचर वो नेक्स्ट जनरेशन में देखना चाहता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट के, कि सीड का फॉर्म क्या है, ग्रे है, राउंड है, वाइट है, किस किस तरह की कैरेक्टर्स हैं, उसके फूल कैसे हैं उसमें आते हैं, या उसका पोड क्या है, या स्टेम कैसी है उसकी, इन सब, हाइट है, फ्लावर का कलर है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को चूज़ किया अपनी स्टडी में, और इस तरीके से उन्होंने इनहेरिटेंस का लॉ दिया। अब मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में 3 चीज़ों पे ध्यान दिया। सबसे पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं हमेशा जब पेयर में होते हैं उनको एलील बोलते हैं, और वो अलग अलग डिफरेंट डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं जिसमें कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं वो। अगर एक हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है अगर वो एलील, तो जो डोमिनेंट एलील होगा वो एक्सप्रेस करेगा अपने आप को। हेट्रोजाइगस कंडीशन मतलब एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो जो डोमिनेटिंग होगा वही उसका दिखाई देगा नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, अगर ये पेयर है एलील का तो वो टॉल पौधे कहलाएंगे, और सिर्फ टी है, स्मॉल टी है तो वो डेवलप होगा उसके अंदर, लेकिन वो रिसेसिव होगा, अप्रभावी होगा, जो हमें नेक्स्ट पीढ़ी के अंदर दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, जहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस का रूल फॉलो होता है, और ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर ही होता है। दूसरा आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो एलील्स होती हैं वो पेयर्स में होती हैं और वो एक दूसरे से जनरेट फॉर्मेशन करती हैं और रैंडमली फर्टिलाइज जब करती हैं तो एक पेरेंट, माना कि जीनोटाइप, उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, उसमें 2 टाइप के गैमेट्स होंगे, वो सेपरेट हो जाते हैं। जो एलील होती हैं वो गैमेट्स में डिवाइड हो जाती हैं, और ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर पॉसिबल है। तीसरा था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट। मतलब इसमें 2 ट्रेड्स के 2 पेयर होते हैं, मतलब 2 कैरेक्टर्स इसमें होते हैं और दोनों कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली अलग अलग सेपरेट होते हैं एक दूसरे से, और ये हमेशा डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर होता है, द्विसंकरण के अंदर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एकल संकरण की। एकल संकरण का मतलब क्या है, जहाँ पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर अपीयर होता है, जैसे एक डोमिनेटिंग एक रिसेसिव है। यहाँ पर हम पेरेंटल जनरेशन में एक टॉल पौधा लिया, एक लंबा पौधा लिया। मेंडल का ही एक्सपेरिमेंट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। उन्होंने एक लंबा मटर का पौधा लिया, एक छोटा लिया, बोना लिया। तो जो कैपिटल टी था वो लंबा, उसकी एलील बनी, स्मॉल टी बोने की बनी। गैमेट्स बने, अब 2 गैमेट्स बन जाएंगे इसके, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो स्मॉल टी रहेगा, कैपिटल टी आपस में जब ज्वाइन करेंगे तो पहली जनरेशन में सारे के सारे जो पौधे होंगे जब ये मैट करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, मतलब सभी टॉल पौधे मिले, जैसे जीनोटाइप्स हो गए। और फिनोटाइप मतलब ऑल आर टॉल, उसके अपीयरेंस में जो दिखाई दिए वो सारे पौधे लंबे थे, और उनमें जो जीन्स देखे गए वो कैपिटल टी स्मॉल टी इस तरह के पाए गए कि कैपिटल टी डोमिनेटिंग है और स्मॉल टी रिसेसिव है, अप्रभावी है। फिर उन्होंने क्या किया,
F2 जनरेशन को क्रॉस ब्रीड कराया, उसमें सेल्फ पोलिनेशन किया, निषेचन किया स्वयं के साथ, मतलब कैपिटल टी जो लंबे पौधे आए थे फर्स्ट जनरेशन में उसको उसी कैटेगरी के पौधे के साथ क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया, इसका फर्टिलाइजेशन कराया गया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो कैपिटल टी स्मॉल टी है उसके गैमेट्स में कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा पौधा था उसके भी वही बने। जब इनका एक टेबल बनी और देखा गया कि जो पहला पौधा और दूसरा पौधा है उसकी जो गैमेट्स हैं जब आपस में क्रॉस करके एलील बनाई उन्होंने, तो उन्होंने क्या देखा, उनके जीन्स थे 1:2:1, मतलब एक कैपिटल टी था और 2 टाइप थी कैपिटल टी स्मॉल टी की और एक टाइप थी स्मॉल टी की। इसका मतलब जो फिनोटाइप्स देखे उनके अपीयरेंस के आधार पे देखा गया तो 3 पौधे लंबे थे और एक पौधा छोटा था। ये आपको कॉपी में भी करके देखना है अच्छे से और इसको प्रैक्टिस करनी है। बहुत बार ये सीबीएसई में आता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, एकल संकरण क्या है, और मेंडल ने कौन से पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया उसको दिखाएं। ये इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। मेंडल का एक्सपेरिमेंट, टॉल पौधा, लंबा पौधा, बोना पौधा, कैपिटल टी एलील हैं, ये गैमेट्स बने कैपिटल टी और स्मॉल टी के स्मॉल टी। तो फर्स्ट जनरेशन में सारे पौधे लंबे थे। फिर इनका सेल्फ पोलिनेशन किया गया फर्स्ट जनरेशन वाले पौधों का, तो उसके गैमेट्स बने कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम पौधे लिए बिल्कुल, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि यही पौधे मिले थे उस फर्स्ट जनरेशन में। तो उसके जो गैमेट्स ऐसे टेबल बना लेंगे आप कि फर्स्ट वाले पौधे के गैमेट्स कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पे जो फिनोटाइप रेशो देखी वो 3:1 थी। जो अपीयरेंस में जो दिखाई दिए 3 पौधे लंबे थे और एक पौधा बोना था। तो यहाँ कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों, एक में डोमिनेंट ट्रेट्स हैं, प्रभावी लक्षण है, और एक में रिसेसिव है। तो इनको हम कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन। और जिसमें एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण है तो कैपिटल टी स्मॉल टी जो फर्स्ट जनरेशन में दिखाई दिया उसको कहेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हाइब्रिड है वो, हेट्रोजाइगस कंडीशन का है। और फिनोटाइप हमेशा फिजिकल अपीयरेंस के आधार पे होता है कि टॉल है या शॉर्ट है, लंबा है या बोना है, और जीन्स के आधार पर उसको जेनेटिकल मेकअप जो एलील का होता है कैपिटल टी स्मॉल टी पेयर में होता है और स्मॉल टी इस तरीके से लिखेंगे तो जीनोटाइप्स बन जाएंगे। नेक्स्ट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल ने जो मटर का पौधा है उसी को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि सबसे पहले जो मटर का पौधा है उसकी लाइफ स्पैन कम होती है, जल्दी से वो ब्रीड कर जाते हैं और एक नई जनरेशन में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरा, ये उभयलिंगी फ्लावर होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, क्योंकि इनमें दोनों मेल और फीमेल दोनों एक साथ होते हैं, पार्ट्स एक से एक ही फूल के अंदर होते हैं उभयलिंगी के अंदर, तो इजीली क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता है इनका। और पी प्लांट छोटे भी होते हैं और इजीली ग्रो भी हो जाते हैं। दूसरा, इसमें पी के अंदर बहुत सारी ब्रीडिंग वेराइटीज़ हैं वो पॉसिबल हैं, अवेलेबल हैं, तो कोई भी पौधा सिलेक्ट करके उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड मतलब जिसमें 2 फिजिकल अपीयरेंस के कैरेक्टर्स लिए जाएंगे। जैसे ऊपर दिख रहा है येलो, एक गोल है, येलो है दाना, सीड है, ये बीज है, येलो है, और रेड नहीं कहेंगे इसको, येलो राउंड है, Y4 येलो और कैपिटल R का मतलब राउंड, और दूसरी तरफ इसका अपोजिट हो जाएगा, येलो है तो ग्रीन बन गया और राउंड है तो रिंकल्ड हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको जो कैपिटल जो पेरेंट जनरेशन के अंदर येलो राउंड है तो उसमें गैमेट्स बन जाएंगे येलो राउंड YR, और उसमें स्मॉल y स्मॉल r। तो यहाँ जब दोनों फर्स्ट जनरेशन में आएंगे तो आपको किस तरह के पौधे दिखाई देंगे, सारे के सारे येलो एंड राउंड, पीले और गोल, इस तरह के सारे सीड्स हैं वो नजर आएंगे। उसके बाद जब ये अभी बताया कि इसमें जो डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जो अपीयरेंस होती है वो अलग अलग गैमेट्स अपने अपने अलग अलग बनाएंगे। 2 पौधे का सेल्फ पोलिनेशन कराया जाएगा, येलो एंड राउंड का 2 पौधे ले लिए जाएंगे ऐसे, जिसमें इस तरह के कैरेक्टर्स होंगे, और उनके अलग अलग गैमेट्स, YY है तो Y और RR, फिर उनकी क्रॉस होगा तो YR स्मॉल r, इस तरह से 4 आपको स्पर्म है वो मिल जाएंगे, एक पौधे के और दूसरे पौधे के राइट हैंड साइड में, एक का टॉप में एक बॉटम में, इस तरह रखेंगे तो आपको 16, 4, 8, 10, 12 और 4 16 आपको पौधे मिलेंगे। और 16 में से 9 सीड्स या 9 पौधों में येलो राउंड सीड होगा, 3 के अंदर ग्रीन एंड राउंड होगा, फिर 3 के अंदर येलो एंड रिंकल्ड होगा, और 1 के अंदर ग्रीन एंड रिंकल्ड होगा। तो ये एक एडवांस क्रॉस हो जाएगा डाई हाइब्रिड द्विसंकरण क्रॉस। द्विसंकरण के अंदर आप देखोगे वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आती हैं।
जो कैपिटल वाई है वो एक को डोमिनेट मानेंगे तो स्मॉल वाई रिसेसिव हो जाएगा, अप्रभावी हो जाएगा। अगर राउंड प्रभावी है तो जो रिंकल्ड होगा वो अप्रभावी हो जाएगा। तो इस तरह के लक्षण है वो सेकंड जनरेशन के अंदर बहुत सारी वैरायटी है वो दिखाई देंगी। तो मेंडल ने जो द्विसंकरण क्रॉस है उसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ के अंदर देखा, और इसके जो जीनोटाइप बने वो हो गया 9:3:3:1। और फिनोटाइप में जो मैंने बताया कि 9 पौधे येलो राउंड है, 3 पौधे ग्रीन राउंड है, येलो रिंकल्ड है और ग्रीन रिंकल्ड है। इसको हम आगे इस तरह के टेबल में भी हम दिखा सकते हैं। जो जीन्स थे वो अलग अलग आप शो कर सकते हो 1:2:4, क्योंकि जीन अलग अलग हैं। कि उसके बाद फिनोटाइप रेशो में 9 राउंड येलो हैं, 3 राउंड ग्रीन है, 3 रिंकल्ड येलो हैं, 1 रिंकल्ड ग्रीन है। इस तरह से F2 जनरेशन में बहुत सारी वेरिएशंस हैं वो दिखाई देती हैं। ये टेबल आपको आनी चाहिए बनानी। इसमें देखो ऊपर की तरफ भी RRYY को 4 गैमेट्स के अंदर तोड़ा हुआ है, और नीचे भी जो वर्टिकल है और हॉरिजॉन्टल में जो ग्रे कलर से दिखाया हुआ है उसके बाद इनका कॉम्बिनेशन किया, और इस तरीके से 4 के अंदर 2-2 कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हैं 16 सीड्स की स्टडी की गई। अब नेक्स्ट आता है कि ह्यूमन बीइंग्स में जो लिंग निर्धारण होता है, मतलब जब भी नेक्स्ट जनरेशन में कोई बेबी होना होता है तो वो लड़का होगा या लड़की होगी, ये सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है, लिंग निर्धारण का मतलब होता है कि सेक्स का डिटरमाइन बच्चे के सेक्स के बारे में जानना कि वो मेल है या फीमेल है। तो मेल फीमेल जानना सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। और सेक्स क्रोमोसोम्स कैसे कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए कि लड़का होगा या लड़की होगी, तो उसके लिए आगे हम पढ़ते हैं इसमें कि सेक्स क्रोमोसोम्स का क्या रोल है। जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर फादर और मदर के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और इनमें से 22 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और एक जो पेयर लास्ट पेयर क्रोमोसोम का बच जाता है वो हर एक इंडिविजुअल के जेंडर को डिसाइड करने में हेल्प करता है, और इसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं फादर के अंदर XY क्रोमोसोम्स होते हैं और मदर के अंदर XX होता है। तो जो गैमेट्स बनते हैं फादर के X और Y बनेंगे, मदर के XX बनेंगे। फिर इनका जब ये रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाएंगी, गैमेट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जो युग्मक बनाती हैं। फेलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन होता है, फिर वो जाइगोट बनता है, यूट्रस के अंदर जाता है। तो गर्भाशय में जाने के बाद गर्भाशय में किस तरह की मैचिंग जाइगोट की जाती है, जब ये फ्यूज़ होते हैं आपस में मिलते हैं तो किस तरह का ऑफस्प्रिंग बनेगा वो डिपेंड करता है। अगर फादर का X और मदर का तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, मदर का XX ही होगा, फादर के साथ वेरिएशन है। अगर फादर का X मदर का X तो XX हो जाएगा तो फीमेल होगी, लड़की होगी। अगर फादर का Y मदर का X तो XY में मेल होगा। इसी तरीके से फादर का X मदर का X अगेन, तो 50-50% चांसेस होते हैं कि फीमेल चाइल्ड, प्रोबेबिलिटी है 50% की, और 50% चाइल्ड है मेल। तो लेकिन यहाँ पर जो लिंग का निर्धारण है वो किसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है, मेल के क्रोमोसोम्स के ऊपर, क्योंकि मेल जो फादर है उसमें वेरिएशन है क्रोमोसोम XY है, और Y अगर मदर के X के साथ मैच करता है तो 100% उसमें मेल है। वो जो बच्चा होगा उसका जो लिंग होगा या उसका जो सेक्स होगा वो क्या है, बॉय होगा, लड़का होगा। अगर XX है तो लड़की होगी। इस तरीके से सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि बहुत बार हमारे पेपर में भी आता है और हमारे माइंड में भी आता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ये है, मेरी बहन का ये है, मेरे फादर का ये है, मदर का ये, कैसे पता चलेगा। जैसे अभी हमने जीन्स की बात की, एलील की बात की, वो हमेशा पेयर में होती हैं। ऐसे ही ब्लड में भी 2 टाइप की एलील होती हैं। ब्लड टाइप है वो 4 तरह के होते हैं, AB और O। और जो उनके जीनोटाइप्स होते हैं, जीन्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जो हमारे जेनेटिकल करेक्टर्स में होते हैं, वो एलील 2 है। माना कि A ब्लड ग्रुप का कोई पर्सन है तो उसमें एलील होंगी IA या IA भी हो सकती हैं। जो O ब्लड ग्रुप होता है वो रिसेसिव है। O एलील जो होती हैं वो रिसेसिव है, अप्रभावी हैं, और AB ज़्यादा प्रभावी होता है। तो यहाँ पर अगर A ब्लड ग्रुप है तो उसके जीनोटाइप 2 होंगे, AO हो सकते हैं या AA हो सकता है। दूसरा जो ब्लड ग्रुप B है उसमें भी B और BB हो सकते हैं। AB है तो AB ही रहेगा, O है तो O रहेगा। अगर हम दूसरे टेबल में ध्यान से देखें, ऊपर लिखा है ब्लू कलर में फादर्स ब्लड टाइप और नीचे
पिंक कलर में लिखा है मदर्स ब्लड टाइप, और चाइल्ड का ये ऑप्शंस है जो बीच में वाइट में दिखाया है ग्रीन कलर के अंदर ब्लड चाइल्ड टाइप। माना कि मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, फादर का भी ए है, तो इसमें ए और ओ होने के चांसेस हैं। दो ब्लड ग्रुप, या तो बच्चे का ए ब्लड ग्रुप होगा या ओ ग्रुप होगा। माना कि मदर का बी ग्रुप है और फादर का ए है, तो उसमें 4 ऑप्शंस हो सकते हैं, 4 एलील बनेंगी, इसमें एलील बनेंगी, एक ए बनेगी, एक बी बनेगी, एक ए बी और एक ओ। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन होने के चांसेस होते हैं अगर अलग अलग ब्लड ग्रुप है। अगर ओ ब्लड ग्रुप है मदर और फादर का, तो बच्चे का भी ओ ही होगा। तो इस तरीके से हम अपने ब्लड ग्रुप्स को है वो देख सकते हैं कि कैसे ब्लड ग्रुप की मैचिंग की जाती है और कैसे नेक्स्ट जनरेशन में ब्लड ग्रुप है वो डिसाइड होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा आनुवंशिकता के बारे में, कि कैसे जीन्स हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं और मेंडल नाम के साइंटिस्ट ने कैसे कंट्रीब्यूट किया। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक टू